गुड इवनिंग। हाँ जी, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर ली थी। हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। इसके अलावा हमने कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इनके बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो नया टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे देखते हैं। चलो अगला टॉपिक क्या है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, करंट डेंसिटी ये हो गया था अपना, सुपर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। यहां से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था? वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप किसी भी, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी वायर है, उसमें करंट फ्लो करते हो और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स लगाते हो, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी वोल्टेज और करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस आर को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट या हर एक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते। तो जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस है कि ये इन डिवाइसेस में फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे? तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, थायरिस्टर नाम का एक डिवाइस होता है, वो कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना। कौन कौन इसको फॉलो नहीं करेगा? पहली चीज, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना, कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस हो। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको। कौन कौन से एग्जांपल है? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ये कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा जितने भी वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस होते हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऑल वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, ठीक है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, मैं कुछ ग्राफ वगैरह आपको बताता हूं जिससे आपको थोड़ा ये और बेटर समझ में आएगा। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए, एक नॉर्मल मेटेलिक वायर के लिए भी अगर ओम्स लॉ अप्लाई करूं, तो वो एक लिमिटेड रेंज के लिए ही फॉलो होगा। ये नहीं कि आप कितना भी वोल्टेज लगा दोगे तो ओम्स लॉ फॉलो होता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई वायर है, कोई मेटेलिक वायर है, और आपने इसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है? किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे जैसे मान लो ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे, अच्छा क्यों इंक्रीज होगा करंट? क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, इस वोल्टेज की वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू वी बाई एल। एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर, वी मतलब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे क्या होगा? वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, वो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। क्यू मतलब चार्ज पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई कर रखा है, तो क्यू इंटू ई किसके बराबर होगा? उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो ज्यादा कोलिजन्स करेंगे, और ज्यादा कोलिजन्स की वजह से क्या होगा भाई? जब ये चल रहे होंगे और अगर ये कोलिजन ज्यादा कर रहे हैं तो इनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, और उस डिफिकल्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, साथ साथ डिफिकल्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो वो ज्यादा कोलिजन कर रहे हैं, इसलिए वो जो डिफिकल्टी है जो इनको मूव करने में होगी वो बढ़ती जाएगी, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होंगे। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनता है। पहले जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ता है लीनियरली, लेकिन उसके बाद में ये जाके कांस्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते हो तो करंट उल्टा कम होने लग जाएगा बढ़ने की बजाय। कम क्यों होगा?
क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है कोलिजन्स बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की। वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन तेज चले, तेज चलने से ज्यादा कोलिजन करी, ज्यादा कोलिजन करी तो ज्यादा डिफिकल्टी हुई। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होता जाएगा। देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इधर, करंट कम हो रहा है ना। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि एक नॉर्मल वायर भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, ये कोई V1 वोल्टेज मान लो, यहां तक ही ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसके बाद में तो ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा, वोल्टेज के साथ में करंट बढ़ ही नहीं रहा है। आया समझ में। इसी तरीके से एक डिवाइस होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं डायोड। अगर सेमीकंडक्टर डायोड के लिए, है ना, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए अगर आप ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा। और अगर वोल्टेज सोर्स को उल्टा कनेक्ट कर दोगे डायोड के क्रॉस, नेगेटिव वोल्टेज दोगे, तब ऐसा बन जाएगा। अब यहां पे कहीं भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो वोल्टेज और करंट क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। जबकि ग्राफ कैसा बन रहा है कि पहले वोल्टेज बढ़ा है, करंट बढ़ा ही नहीं, बहुत कम बढ़ा, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में एकदम से बढ़ गया। तो यहां पे भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे जो भी डिवाइसेस है ना जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं उनको? नॉन ओहमिक डिवाइस। जैसे डायोड भी क्या है, एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। ऐसे ही एक और सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं थायरिस्टर। थायरिस्टर का ग्राफ भी कुछ इसी टाइप का सा होता है। आई और वी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का सा बनता है ना। ये अजीब से ग्राफ बनते हैं। तो ये ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करने वाले डिवाइसेज है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो अगर आपको एग्जांपल पूछे जाए तो आप बता सकते हो कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कुछ नाम आप याद रखो, जैसे डायोड, थायरिस्टर, एक ट्रांजिस्टर नाम का डिवाइस भी होता है, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं, डायोड, ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर। ये सब क्या है, ये सब नॉन ओहमिक डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। कौन से डिवाइस है भाई ये? नॉन ओहमिक डिवाइस। आई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन ओहमिक डिवाइस बोल दिया। कई बार पूछ लेते हैं कि एग्जाम में कि नॉन ओहमिक डिवाइस क्या होते हैं, इनके एक दो एग्जाम्पल बताओ, किस तरीके से आप इनको समझा सकते हो। ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओहमिक डिवाइस बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। इसके अलावा एक नॉर्मल कंडक्टर भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज तक ही ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उससे ज्यादा वोल्टेज पे वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके बाद में आता है स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो उसके रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे इस पे। मान लो कि आपके पास कोई वायर है, सपोज करो, क्या है आपके पास में, एक वायर है, ये कोई वायर मान लो। अभी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ कितनी है, एल। आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, आपने इसको खींचा। अगर हम इस वायर को खींचेंगे तो ये पतला होता जाएगा। भाई जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे ये पतला होता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर तो सेम रहेगा। भाई ये अगर आप इसको खींचते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया। जितना भी मटेरियल है, ये जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा, बस खींचने से इसकी शेप बदल रही है। ये लेंथ वाइज बढ़ता जा रहा है तो इसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब हम इसको खींच देते हैं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं मान लो, तो ये पतला हो जाता है थोड़ा सा। पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लेते हैं, लेंथ L1 मान लेते हैं, तो बाद में इसकी लेंथ L2 हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो उतना का उतना ही है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम सेम है, V इनिशियल यानी कि V1 और V2 यानी कि पहले इसका वॉल्यूम और बाद में इसका वॉल्यूम सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यानी पहले वॉल्यूम होगा A1 L1, बाद में इसका वॉल्यूम होगा A2 L2। तो क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू L2 अपॉन L1, जिससे हमको ये बात समझ में आई कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब ये है कि अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो जिस रेशो में लेंथ इंक्रीज होगी उसी रेशो में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने खींच के वायर को
वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ अगर डबल हो गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। लेंथ अगर 3 गुना कर दी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 हो जाएगा। याद रखना है, जिस रेशो में आप लेंथ को इंक्रीज करोगे उसी रेशो में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है। रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या आप मटेरियल चेंज कर रहे हो? नहीं जी, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, या जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। यहां पे ना तो हमने मटेरियल चेंज किया है और ना ही टेम्परेचर चेंज किया है। मैं लिख देता हूं, जब तक क्या क्या चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, एक तो मटेरियल है ना, एक तो मटेरियल सेम रहना चाहिए है ना, मटेरियल सेम होना चाहिए। चलो, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर। जब तक ये दो चीजें नहीं बदलेंगी तब तक रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो मटेरियल और टेम्परेचर यहां पे सेम है ना, तो इसलिए रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि जब भी आप वायर को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो उसकी रेसिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क किस पे पड़ेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पड़ेगा और लेंथ पे पड़ेगा। अच्छा, उससे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। पहले सपोज करो इसका रेजिस्टेंस था R1, तो पहले रेजिस्टेंस आएगा R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, और बाद में रेजिस्टेंस कितना आएगा? R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। आया समझ में? तो ये अपने पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। बोलो आया कि नहीं आया, है ना? तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड कर लेना है। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी इसमें। इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं तो और बेटर समझ में आएगा। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, टू मेटेलिक वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल क्या बोल दिया? सेम, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या हो गई? सेम हो गई। हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन द रेशो 1:2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, कंपेयर द। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो, ए सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसको हमने खींचा और उसकी लेंथ को कितना बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया। पहले जितनी भी लेंथ थी उससे 10%, 10% उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो उसके रेजिस्टेंस पे कितना परसेंट चेंज आएगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। देखो, एक वायर है अपने पास में, ये मान लो वायर, शुरुआत में लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लिया। ठीक है जी, हमने इसको खींचा, खींचने से ये थोड़ा पतला हो गया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A' हो गया, लेंथ L' हो गई। अब इन दोनों में रिलेशन तो आपको पता ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ में। जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए जिस रेशो में लेंथ बढ़ेगी उसी रेशो में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। यानी कि A अपॉन A' इक्वल टू क्या लिख दूं? L' अपॉन L लिख दूं। एक ही बात है ना? ऐसा लिख सकते हो ना? अच्छा जी, क्या रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी दोनों ही कंडीशन में। इसने बोला कि वायर को खींच के हमने लेंथ को 10% बढ़ा दिया। लेंथ को 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? पहले अगर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी तो अब हो गई 110 सेंटीमीटर, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, पूछा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताओ, तो पहले रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? पहले रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पहले होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। बाद में रेजिस्टेंस कितना होगा? उसको R' बोल देते हैं, ये होगा रो L' अपॉन A', है ना? पहले इतना रेजिस्टेंस है, बाद में इतना रेजिस्टेंस है। पूछा क्या है, उस पर आते हैं। इसने पूछा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा? परसेंटेज चेंज जब भी किसी चीज में कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, ये होगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। डेल्टा R का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि R' माइनस R। फाइनल रेजिस्टेंस R' है, इनिशियल R है। जब भी चेंज कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस की जाती है। R' माइनस R अपॉन R इंटू 100 कर देंगे। बताओ जी, इसको डिवाइड कर दो, एक काम करो, R' अपॉन R माइनस 1 इंटू क्या आ गया? 100 आ गया। थोड़ा सॉल्व करते हैं। R' का फॉर्मूला बता दो, ये लिखा है इधर, क्या लिखूं? रो L' अपॉन
ए डैश, और आर का फॉर्मूला बता दो, रो एल बाई ए माइनस 1 इंटू 100। बताओ जी, देखो रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ए ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन, ये नीचे आ जाएगा ए डैश माइनस 1 इंटू 100। अब हमको बताए कि ए अपॉन ए डैश किसके बराबर है, एल डैश अपॉन एल। ए अपॉन ए डैश किसके बराबर है, एल डैश अपॉन एल, यानी कि इसकी जगह एल डैश अपॉन एल लिखोगे तो एक एल डैश अपॉन एल पहले से भी है, क्या बन गया, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 आया। और अब क्या करना है, सिंपली पहले लेंथ कितनी थी, सपोज करो 100 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई, 10% बढ़ गई, इसका मतलब 110 सेंटीमीटर हो गई। सिंपल डेटा ले सकते हो ऐसे, तो इसको आप एल डैश को ले लो 110, एल को ले लो 100, फिर स्क्वायर कर दो इसका माइनस 1 इंटू 100, सॉल्व करो इसको, देखो 0 से 0 कैंसिल, 11/10 जब आप इसका स्क्वायर करोगे आएगा 121 अपॉन 100, 121 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। बताओ जी आंसर, देखो 100 एलसीएम लोगे ना इधर तो ये आएगा 121 माइनस 100 यानी कि 21/100, और 100 इससे ये कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो ये आएगा 21%, यानी कि 21% रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर लेंथ को 10% बढ़ाओगे ना तो जो रेजिस्टेंस है वो 21% बढ़ जाएगा। थिकनेस कम हो गई ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा थिकनेस कम होने से, और लेंथ इंक्रीज हो गई उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा रेजिस्टेंस में वो 21% आएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, कर लो इसको, नोट कर लो, आसान क्वेश्चन है। हो गया, ठीक है, चलें आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे एक नॉर्मल वायर है तो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको रेजिस्टर बोलेंगे। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोगों को बात करनी है कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा देंगे या पैरेलल में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा। देखो छोटी सी कैलकुलेशन है, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को सीरीज में लगा रखा है, और इनको आपने किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा रखा है। सपोज करो ये कोई वोल्टेज सोर्स है, कोई V वोल्ट का कोई वोल्टेज सोर्स है, उसके अक्रॉस इन तीनों को लगा दिया। अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों में से जो करंट जाएगा वो तो सेम ही जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, करंट की वैल्यू सेम होती है, याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में
करंट सेम जा रहा होगा हर एक रेजिस्टेंस में से या हर एक डिवाइस में से, ठीक है। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग वैल्यू का है, इसलिए उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओम्स लॉ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई आर। तो क्योंकि I तो सबके लिए सेम है लेकिन R की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, और R की वैल्यू अलग अलग होने से क्या होगा, R अगर अलग अलग है तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों के अक्रॉस अलग अलग आएगा। जैसे V1 कितना आएगा, I इंटू R1, V2 कितना आएगा, I इंटू R2, V3 कितना आएगा, I इंटू R3। तीनों को हमने कैलकुलेट कर लिया, आया समझ में। अब हमको ये तो पता है कि हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मान लो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया, RS मान लिया। ये कोई V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स वापस लगा दिया यहाँ पे, तो जितना करंट अभी सर्किट में फ्लो रहा है उतना ही करंट इस RS वैल्यू के रेजिस्टेंस की वजह से भी सर्किट में फ्लो होना चाहिए। मतलब करंट की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर सेम वोल्टेज सोर्स आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे करंट I है तो यहाँ पे भी करंट क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट होगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो इन तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा हो। ये तीनों मिलके सर्किट में कितना करंट फ्लो होने दे रहे हैं, I, तो ये अकेला भी सर्किट में I करंट फ्लो होने देगा। इसका मतलब ये तीनों का, ये वाला रेजिस्टेंस इन तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे ओम्स लॉ से, आप लिखोगे V इक्वल टू I इंटू RS लिखोगे। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे आपने कितना वोल्टेज सप्लाई किया था, V, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है और हर एक जो कंपोनेंट होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। मतलब जितना भी वोल्टेज होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा जितने भी इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1, V2, V3। तो तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज V के बराबर आना चाहिए, वो हाँ जी बराबर आना चाहिए। V की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I इंटू RS लिख दो। V1 कितना है यहाँ पे, I इंटू R1, V2 कितना है, I इंटू R2, V3 कितना है, I इंटू R3। दोनों साइड में I से I उड़ा दोगे तो बताओ RS इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। यानी कि जब भी आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सब में करंट सेम फ्लो होगा, हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, हर एक जो रेजिस्टेंस है उसको डायरेक्टली ऐड कर लेना है। जैसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 2 और 3 का। तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 6 ओम अपना आंसर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ये 3 रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाए। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था, 3 ओम का। लेकिन जब आपने तीनों को कनेक्ट किया सीरीज में तो इक्विवेलेंट कितना आया, 6 ओम आया। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इसका यूज क्या है सर्किट का, कई बार क्या होगा कि आपको कम वैल्यू के रेजिस्टेंस गिवन होंगे और आपको ज्यादा चाहिएगा तो क्या करेंगे, उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उससे हम ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, ये आसान है एकदम। अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है जिनको आपने किन्हीं 2 पॉइंट्स A और B के बीच में कनेक्ट किया हुआ है किसी भी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। ये कोई वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस आपने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दिया A और B पॉइंट के अक्रॉस। कौन से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, A और B पॉइंट के अक्रॉस तीनों रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दिया। अब यहां से I करंट चला, सपोज करो कितना करंट चला, I। यहां पे आके I करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 I2 और I3। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है जी, यानी कि टोटल करंट को मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बोल सकता हूँ, है ना। अच्छा,
अब क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, देख रहे हो आप, ए और बी पॉइंट के बीच में तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और जो वोल्टेज सोर्स है वो भी ए और बी पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है। इसका अंदर तीनों रेजिस्टेंसेस को वोल्टेज कितना मिलेगा, वी वोल्टेज मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है वोल्टेज सेम रहेगा। क्या चीज सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। अब करंट कैसे डिवाइड होगा यहाँ पे वो देख लेते हैं। जैसे ओम्स लॉ ये बोलता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू वी बाई आर भी लिखा जा सकता है। तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सबको सेम ही मिल रहा है, वी तो सबके लिए सेम है, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, है ना। इस तरीके से आप याद रखो। जैसे मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे I1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है V अपॉन R1। अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे V अपॉन R2। अगर मुझे I3 करंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा V अपॉन R3। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, I1 I2 और I3 तीनों चीजें आ गई, ठीक। अब आपको सिंपली एक काम करना है, हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज करो इन तीनों रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आरपी। आरपी अगर इन तीनों रेजिस्टर्स का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस आरपी रेजिस्टेंस को V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए तो उतना ही करंट इस सर्किट में फ्लो होगा जितना यहां पे हो रहा है, क्योंकि ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग बताओ इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, I इक्वल टू वी अपॉन आरपी लिखेंगे, I इक्वल टू वी अपॉन आरपी लिखना है, ठीक है। अब आपके पास में ये इक्वेशन है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब टोटल करंट इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो I की जगह तो मैं लिख दूंगा V अपॉन आरपी, क्योंकि मुझे आरपी की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3। और I1 I2 I3 की वैल्यू कहां से लाओगे, देखो ये रही, पुट करो V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3 लिखा, दोनों साइड में V को उड़ा देंगे। अगर V कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। ये लो जी आंसर, बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम। यानी कि जब भी रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन सबका रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, उससे अपने पास 1 बाई आरपी आएगा, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो आरपी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास 1, 2 और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम कितना आया, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/6। 1 अपॉन आरपी की वैल्यू क्या आ गई, 11/6। क्या यही अपना आंसर है, नहीं जी, उल्टा करना पड़ेगा तब जाके आरपी आएगा। आरपी के लिए क्या करना है, इसका उल्टा कर दो, यानी कि 6/11 ओम। यहां पे 6/11 तो 1 से भी कम होता है, इसका मतलब आपने 3 रेजिस्टेंस जो लगाए थे ना 1, 2 और 3, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, ये याद रखना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा घटेगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, आपके पास ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उनको पैरेलल में लगा सकते हो, उससे आपके पास कम रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि आप सर्किट में कम रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हो। आया समझ में, ये आसान है एकदम, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बता दो एक बार, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का कंपैरिजन भी हो गया यहाँ पे। सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा घटता है, ठीक है। चलें फिर आगे, देखो आगे बढ़ते हैं, इजी इजी टॉपिक है एकदम।
देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट। आपको एक सर्किट दिखा रखा है, इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। क्या कैलकुलेट करना है? ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। पहले तो ध्यान से ये देख के बताओ कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, देख के बताओ, बोलो कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, देखो ध्यान से। 6 ओम 8 ओम क्या सीरीज में है? सर लग तो रहा है एक ही ब्रांच में है, नहीं जी सीरीज में नहीं है, क्योंकि देखो बीच में एक और ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में नहीं बोले जाएंगे। क्या 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है? हाँ जी पैरेलल में है। कैसे? देखो इन दोनों का एक सिरा यहां पे कनेक्टेड है और दूसरे सिरे को भी आपने वायर से जोड़ रखा है, बीच में कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो इस वायर को यहां से खिसका के यहां पे ला सकते हो। एक ही बात है, मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, देखो दोबारा ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये सर्किट, ये 8 ओम है इधर, ये 6 ओम है, और ये इधर हो गया अपना रेजिस्टेंस बी, इधर हो गया अपना कितना है ये रेजिस्टेंस 30 ओम, ये 30 ओम हो गया। फिर यहां पे ये जो रेजिस्टेंस 3 ओम कनेक्टेड था ये वाला, इसका एक सिरा यहां पे है, दूसरा सिरा यहां पे जोड़ देते हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है। ये लो जी इस तरीके से जोड़ दिया। और ए पॉइंट कहां पे है? ए पॉइंट इसी पॉइंट को बोल सकते हो, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इन तीनों को आप एक ही पॉइंट बोल सकते हो, तो इसको बोल देते हैं ए पॉइंट। ये हो गया ए पॉइंट। ये 3 ओम यहां पे आ गया, ठीक है, ये 3 ओम खिसका के मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, चलो डायग्राम थोड़ा और इजी करके बता देता हूं। जैसे इसको खिसका के इधर ले आओ, बाकी वायर को एज इट इज रखो। जैसे ये वाला पॉइंट है ए, तो यहाँ पे जो 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड था उसको यहाँ के बजाय मैं खिसका के यहाँ पे ले आता हूँ, ये लो ऐसा बना दो, ठीक है, एक ही बात है वैसे, ठीक। अब देखो ये 3 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, और पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, ये आएगा 2 + 1 यानी कि 1/2। आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे उल्टा कर दो 2 ओम, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 2 ओम। अब वो जो 2 ओम आएगा वो इसके साथ क्या होगा? ये जो 2 ओम आएगा ये इसके साथ क्या होगा? सीरीज में, क्योंकि एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है। इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 + 8 यानी कि 10 ओम। फिर ये जो 10 ओम आएगा वो इस 30 ओम के साथ में क्या होगा? पैरेलल में होगा, यानी कि इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/30। 30 एलसीएम ले लिया, इधर आया 3 + 1 यानी कि 4/30। 4/30 का मतलब 2/15, उल्टा कर दो तो आर इक्विवेलेंट कितना आया बोलो? 15/2 ओम यानी कि 7.5 ओम अपना आंसर आ गया। बोलो आया क्या समझ में? कोई भी सर्किट दे रखा हो उसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो भी रेजिस्टेंस है उनमें से कौन से सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा उसको रीड्रॉ करके देख सकते हो, जैसे मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है, और उसके बाद में उसको जहां से आपको समझ में आ जाए वहां से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, अपने आप ही अगली स्टेप समझ में आ जाएगी फिर, ठीक है। कर लो, इसको नोट कर लो।